हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं, 2-3 दिन हो गए थे वीडियो बनाए हुए, तो कोई बहुत क्रिस्पी, कोई बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे एक शॉर्ट वीडियो बनानी थी जो जेन्युइनली वैल्यू ऐड करे, खासकर अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसके प्रति। तो अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस की भी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद मुझे लगा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम शॉर्ट में बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाएंगे असेट्स का मतलब, लाइबिलिटीज़ का मतलब, और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इनका मतलब, बाकी इनकम और गेन्स, प्रॉफिट, इन सब का मतलब भी जो है कवर हो जाएगा। कैपिटल जो है बिजनेस के लिए, अकाउंटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी ही होती है, तो कैपिटल को हम अलग से कोई डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम लाइबिलिटी डिस्कस करेंगे तो कैपिटल यानी कि जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है ओनर अपने बिजनेस में, तो वो उसके साथ लाइबिलिटीज़ वाले टॉपिक के साथ ही डिस्कस होता है। तो जर्नली हम मेनली 4 चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में शॉर्ट में, और शॉर्ट में है लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से इस तरह से समझाऊंगा कि अगर आपको कुछ नहीं भी पता है इन चारों वर्ड्स के बारे में तो भी कहीं ना कहीं आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा वीडियो के अंत होने तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज असेट्स की। अच्छा, एक बात मैं शुरुआत में ही बता दूं, अकाउंटिंग करते वक्त जो है, पहली बात तो अकाउंटिंग का काम क्या है, अकाउंटेंट्स का काम क्या होता है। अकाउंटेंट्स का काम मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो शायद फ्यूचर में इन्वेस्टर्स बने, अगर उनको बिजनेस पसंद आए तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस में स्टेक उनको रखनी है या स्टेक लेनी है कि नहीं, ये पूरी तरह अभी आज के दौर में जो है डिसाइड करने का सबसे बड़ा जो एक तरह से हम डिपेंड करते हैं जिन चीज़ों पे, वो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेंट्स का रोल मुझे लगता है कि आज के दौर में इंडिया में खासकर इस वक्त, क्योंकि जब नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स लगातार इंडिया में बढ़ रहे हैं, चाहे भले ही वो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सपोजर है इन्वेस्टिंग के प्रति, ट्रेडिंग के प्रति, वो लगातार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी भी बिजनेस को अगर हम देखें, अगर हम सपोज थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं उस बिजनेस में, मतलब एक थोड़ी सी कुछ महीनों की या कुछ सालों के लिए पोजीशन लेना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है बिजनेस की क्वालिटी पे। और बिजनेस की क्वालिटी एनालाइज करने के लिए, असेस करने के लिए फिलहाल हमारे पास जो सबसे बड़ा टूल होता है अब इस वक्त जो है वो है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अकाउंटेंट्स का रोल बड़ा मेजर होता है इस चीज़ में कि वो कहीं ना कहीं अपना काम रिस्पॉन्सिबली करें, क्योंकि उनके द्वारा मतलब जो है तैयार किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं, एनालिसिस के तौर पे जो है उस चीज़ को हम जो है यूज़ करते हैं, और फ्यूचर में डिसाइड करने के लिए कि हमें किसी बिजनेस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना है कि नहीं। ठीक है, ओके। तो ये तो बात हो गई अकाउंटेंट्स के रोल की, कि अकाउंटेंट का जो काम होता है, अगर आप खुद अकाउंटेंट है तो आपका काम, आपको भले ही क्लैरिकल लग रहा हो, लेकिन आपका काम इतना इंपॉर्टेंट है कि बड़े बड़े अमाउंट्स की मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं इस बेसिस पे ही होती है कि हम उस बिज़नेस की क्वालिटी किस तरह से देखते हैं। और बिज़नेस क्वालिटी जज करने के लिए फ़िलहाल जो मेथड हमारे पास अवेलेबल, शायद 10 साल बाद चेंजेस हो जाएं और भी नए नए मेथड्स आ जाए बिज़नेस की क्वालिटी को असेस करने के लिए, लेकिन अभी सबसे बड़ा मेथड है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस करना, और वो प्रिपेयर करते हैं अकाउंटेंट्स, उनको चेक करते हैं ऑडिटर्स। तो अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स का रोल जो मेरे को लगता है कि अब लगातार इंडिया में जो है और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ओके। आज हम बात करते हैं असेट्स, लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, असेट्स का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग की जाती है बिजनेस व्यू पॉइंट से, कि मतलब हम अपने आप को क्या मानते हैं, बिजनेस। और बिजनेस में जितने भी लोग हैं, चाहे वो ओनर्स हों चाहे वो आउटसाइडर्स हों, वो सारे ही आउटसाइडर्स माने जाते हैं। तो इसलिए हमेशा बिजनेस एक कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एक प्रिंसिपल है, गाइडलाइन के तौर पे आपको बैक ऑफ द माइंड गाइड करता है कि अकाउंटेंट के दिमाग में क्या होता है, कि वो अपने आप को ओनर मान रहा है या वो अपने आप को बिजनेस मान रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अकाउंटिंग करते वक्त अपने आप को क्या मानोगे, बिजनेस। ये बहुत ही बहुत सिंपल लगती है सुनने में बात, लेकिन बहुत ही क्रूशियल बात है। अगर आपको बिल्कुल करेक्ट अकाउंटिंग करती हैं तो आप अपने आप को बिजनेस मानो, और बिजनेस अपने ओनर से अलग माना जाता है अकाउंटिंग में, चाहे वो बिजनेस किसी भी फॉर्म में हो, यानी कि चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई एनजीओ हो, किसी भी तरह का मतलब उसकी फॉर्म कोई भी हो लीगली, लेकिन अकाउंटिंग में उसको अपने ओनर से अलग माना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कोई भी चीज़ बिजनेस के लिए असेट कब बोलेंगे हम, तो जितनी भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बिजनेस को फ्यूचर में कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलेंगे, कैश मूवमेंट होगी उसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो होती हैं, प्रॉपर्टीज़ या ऐसी जो चीज़ें हैं जो बिजनेस को फ्यूचर में कहीं ना कहीं बेनिफिट्स देंगी किसी भी तरह से, या तो हमें सर्विस मिलेगी या कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमें जो है कैश इनफ्लोज होंगे उस चीज़ की वजह से, तो वो सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस के लिए, यानी कि हमारे लिए असेट्स। ओके, इसके एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास असेट्स होते हैं वो होते हैं डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स,
और उसके अलावा कहीं ना कहीं जो कैश होता है हमारे पास जो कैश इन हैंड होता है या कैश एट बैंक जो होता है उसको भी हम फ्रीली जो है बिजनेस में, हमारी प्रॉपर्टी है तो किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं करंट एसेट्स, यानी कि जो शॉर्ट टर्म में जिसका हम यानी कि डेली बेसिस पे जिसका हमें फ़ायदा जो है मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म जिसका फ़ायदा हमें मिलता जाता है, कई सालों तक मिल सकता है, और शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि उसका फ़ायदा हम जो है एंजॉय करते हैं, तो वो होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स या जिसको हम बोल सकते हैं नॉन करंट एसेट्स। इसमें एग्जांपल आता है जनरली आपका मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स जो आप यूज़ कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर आपका काम उस तरह का है कि आप चीज़ें ट्रांसपोर्ट डिलीवरी वगैरह करते हो। तो यानी कि एसेट्स का ओवरऑल मतलब क्या है, आप खुद सोचो, आप कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर नहीं तो आप मुझे जो है बता सकते हो कमेंट सेक्शन में डाउट के तौर पे कि नहीं समझ आया, सीधा आप बोल देना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं इसका क्रक्स बोलूँ, शायद एसेट्स की डेफिनेशन कितनी भी लंबी हो, लेकिन कुल मिला के बात यही है कि जितने भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी बिजनेस की ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं बिजनेस को बेनिफिट्स देती हैं फ्यूचर में, कहीं ना कहीं उसकी वजह से यानी कि बेनिफिट्स मिलेंगे बिजनेस को कैश के रूप में या किसी सर्विस के रूप में या किसी भी तौर पे, तो वो चीज़ जो होती है हमारे लिए असेट, हमारे लिए यानी कि बिजनेस के लिए। अब असेट्स को मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। असेट्स का ही थोड़ा सा उल्टा होता है लाइबिलिटीज़। तो असेट्स के साथ आप कंपेयर करना साथ साथ लाइबिलिटी को। तो लाइबिलिटी की मैं बात करता हूँ, तो लाइबिलिटी का मतलब सिंपली होता है कि सिंपली मैंने जो है बिजनेस ने यानी कि किसी का अमाउंट अभी तक रीपे नहीं किया, रीपे करना है हमें, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो बर्डन्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी और के प्रति हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमें कहीं ना कहीं बियर करनी है, जो फुलफिल करनी है, तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है। तो जब तक वो चीज़ हम नहीं परफॉर्म करते या वो चीज़ हम नहीं रीपे करते, कोई अमाउंट की अगर बात है, तो तब तक वो चीज़ मेरे ऊपर एक बर्डन के तौर पे दिमाग में रहेगी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बिजनेस के लिए बोली जाती हैं लाइबिलिटीज़। तो मुझे लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ रहा होगा। तो असेट्स जो होते हैं वो बिजनेस को रन करने और एक्सपेंड करने के काम आते हैं, क्योंकि वो बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके थ्रू बिजनेस को कंटिन्यूसली बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। तो वो चीज़ एक तरह से एक पॉजिटिव चीज़ है असेट्स। लाइबिलिटीज़ एक तरह से नेगेटिव चीज़ है सेंस में कि हमारे ऊपर जो इतना अमाउंट का बर्डन है कि हमें इतने अमाउंट को या तो रीपे करना है या इतने अमाउंट का कोई काम करके देना है सामने वाले को, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक बर्डन के तौर पर रहती है। और दोनों ही चीज़ असेट्स या लाइबिलिटीज़ जो होती हैं उसको हम शो कहाँ करते हैं, तो आप पहले एक बार ट्राई करो। असेट्स और लाइबिलिटीज़ एक स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी दिन, आज के दिन कितने हमारे असेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं बिजनेस के, तो उसको हम नोट करते हैं। उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या आपको पता है? तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपने बहुत बार सुना होगा। बैलेंस शीट का सिंपली मतलब होता है कि किसी भी दिन अगर आप बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करना चाहते हो, फाइनेंशियल हेल्थ पता करना चाहते हो, तो आप सिंपली देखते हो कि कितने असेट्स हैं बिजनेस के, और इन असेट्स को लाने के लिए कहीं ना कहीं हमने फाइनेंसिंग करी होगी, या तो ओनर से, तो कैपिटल नाम से लाइबिलिटी होगी, या एक तरह से बाकी बाहर वालों से हमने फाइनेंसिंग करी होगी इन असेट्स को एक्वायर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हर वक्त जब आप किसी भी दिन फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना चाहते हो, तो आप जितने भी बिजनेस की टोटल असेट्स हैं वो एक तरफ लिखते हो, जितने भी टोटल बिजनेस की लाइबिलिटीज़ हैं, चाहे वो लाइबिलिटीज़ ओनर के प्रति हो चाहे आउटसाइडर के प्रति हो, वो सारी लिखते हो। और कुल मिला के ये आइडियली हमेशा मैच होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका आप लॉजिक समझना कि बैलेंस शीट हमेशा मैच क्यों होती है। क्योंकि बिजनेस में अगर सपोज 100 रुपये के असेट्स हैं, तो या तो वो 100 रुपये के एसेट ओनर के पैसे से आए होंगे, तो सपोज 60 रुपये ओनर ने कंट्रीब्यूट कर रखे हैं जो हमें उसने वापस कर दें, तो 60 रुपये के एसेट्स हमने जो है ओनर के पैसे से लिए हैं। और बाकी जो एसेट्स हैं वो ऑब्वियसली अगर ओनर का पैसा नहीं लगा हुआ है, तो बाकी जो पैसा है 40 रुपये वो किससे लिया होगा? आउटसाइडर से। तो कहीं ना कहीं सिंपल है कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी एसेट्स बिजनेस के पास हैं वो कहीं ना कहीं या तो ओनर के पैसे से लिए गए हैं या आउटसाइडर के पैसे से लिए गए हैं, सीधी सी बात है। तो आई होप कि आपको जो है थोड़ा सा एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा, और थोड़ा अलग तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल उसके सोर्स पे जाके कि ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना मैं करूँ, और सिंपली जो भी लेमन लैंग्वेज में उस चीज़ का मतलब है मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हमने जो है बैलेंस शीट, असेट्स, लाइबिलिटीज़ इनका मतलब समझ लिया। अब हम बात करते हैं बहुत सिंपल बात कि साल के दौरान आप जो आपका काम है वो काम करने के दौरान आपको कुछ इनकम्स हो सकती हैं, या जो आपके खर्चे होते हैं इस साल के, उन चीज़ों को हम बोलते हैं अपने रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ मतलब वो सारे अमाउंट्स जो कहीं ना कहीं मेरे को बिलोंग करते हैं, जो मेरे को मिलने हैं, चाहे मिले हों या ना मिले हों इस साल, लेकिन वो मेरे इस साल काम करने की वजह से मुझे कहीं ना कहीं मिलने हैं।
तो वो सारे अमाउंट्स को मैं बोलता हूँ जो मुझे मिलना है इस साल, जो मैं डिजर्व करता हूँ मिलना, मुझे वो मिलना ही मिलना चाहिए और उसके बदले में वो मेरी लाइबिलिटी नहीं है, वो मैं डिजर्व करता हूँ, वो मैंने अर्न किया एक तरह से। तो इस साल काम करने की वजह से जो भी आपको अमाउंट्स मिलने हैं जो बिलोंग करते हैं इस साल को, चाहे वो मिले हो या ना मिले हो ये अलग बात है, पर जो भी अमाउंट्स इस साल को बिलोंग करते हैं वो सारे होते हैं जो आपको मिलने हैं, वो होते हैं रेवेन्यूज़, ठीक है। या कभी कभी इस चीज़ को हम इनकम्स भी बोल सकते हैं। इनकम्स टेक्निकली नहीं बोलना चाहिए, रेवेन्यूज़ बोलना चाहिए उन सभी अमाउंट्स को जो हमें मिल रहे हैं इस साल काम करने की वजह से, और जो भी इस साल को बिलोंग करते हैं खर्चे, यानी कि एक तरह से ऐसे बोलो इनडायरेक्टली कि उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितने भी मैंने इस साल खर्चे किए हैं, जिसका पूरी तरह जो बेनिफिट है मुझे इस साल मिल गया है, तो वो चीज़ को हम बोलते हैं एक्सपेंस। तो सिंपली क्या होता है, एक्सपेंस का मतलब है ये जो टाइमलाइन है, ये जो हमारा साल है, इस साल के दौरान कुछ हमें अमाउंट्स मिलने होंगे काम करने की वजह से, और कुछ अमाउंट मेरा जो है खर्चों के तौर पे मैंने जो है देने होंगे। अब चाहे मुझे एक्चुअली मिले हो या मैंने एक्चुअली चाहे ना मिले हो मेरे को, या जो अमाउंट मैंने पे करने हैं तो वो चाहे मैंने पे किए हो या ना किए हो, इससे मैटर नहीं करता कि आपने कैश के मूवमेंट रिसीव कर लिया या पे कर लिया कि नहीं। एक्रूअल कंसेप्ट क्योंकि हम फॉलो करते हैं, तो एक्रूअल कंसेप्ट यही कहते हैं कि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कैश की मूवमेंट हो गई है कि नहीं, आपको सिंपली ये देखना है कि ये जो साल है इसमें काम करने के दौरान आपका जो भी अमाउंट आपको मिलना था वो आपका रेवेन्यू है, उसको आप एक तरफ लिखते हो, और जो भी अमाउंट इस साल को बिलोंग करता है, जो ऐसे खर्चे हैं जो इस साल को बिलोंग करते हैं, यानी कि जिसका बेनिफिट पूरी तरह आपको इस साल मिल गया है, तो वो चीज़ें होती हैं आपकी एक्सपेंस। दोनों को हम जो है लिखते हैं, एक साइड सारे एक्सपेंसेस, एक साइड सारे रेवेन्यूज़, और इनको जब हम मैच करते हैं तो कहीं ना कहीं एक साइड भारी होगी। तो अगर रेवेन्यू साइड भारी है तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर आपकी जो है एक्सपेंसेस साइड भारी है तो आपका लॉस आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। रेवेन्यू जो आपको यानी कि अमाउंट्स मिलने हैं, मिल चुके हैं इस साल काम करने की वजह से, वो लाइबिलिटी नहीं होती आपके लिए, क्योंकि वो आप डिजर्व करते हो और वो आपने वापस नहीं करना किसी को। तो इसलिए कहीं ना कहीं लाइबिलिटी और रेवेन्यू में फ़र्क होता है। लाइबिलिटी का मतलब होता है जो अमाउंट आपको मिला है लेकिन जो आपने वापस करना है किसी को, तो आपने कुछ टाइम के लिए लिए, तो वो आप रेवेन्यू नहीं, वो आप लाइबिलिटी बोलते हो। पर काम करने की वजह से जो एक साल के दौरान जो आपको अमाउंट मिलना है, चाहे वो मिला हो या ना मिला हो अलग बात है, पर उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। एक्सपेंस की मैं बात करूं तो जो भी आपने सपोज कोई चीज़ खरीदा है लंबे समय के लिए यूज़ करने के लिए, चाहे 1 साल के लिए यूज़ करने के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो वो चीज़ होती है कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट यानी कि इस साल नहीं कई सालों तक मिलेगा, एटलीस्ट अगले साल तो मिलेगा ही मिलेगा इस साल के अलावा, तो उनको हम बोलते हैं एक्सपेंस नहीं असेट्स, तो उनको हम असेट साइड लिखते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा खर्चा किया जिसका फ़ायदा सिंपली उसका पूरा बेनिफिट इस साल में ही मिल जाएगा, तो उसको फिर मैं असेट नहीं बोलता, उसको मैं बोलता हूँ कि वो बिलोंग करता है प्योरली इस साल को, ना पास्ट को ना फ्यूचर को, प्योरली इस साल को बिलोंग करता है। तो ऐसे खर्चे को मैं बोलता हूँ एक्सपेंस, जिसका पूरा बेनिफिट मुझे इस साल मिल गया है। तो अगर मुझे बेनिफिट इस साल के अलावा और फ्यूचर में भी मिलता रहेगा तो उस चीज़ को मैं एक्सपेंस नहीं असेट बोलता हूँ। लेकिन अगर पूरी तरह से फ़ायदा इसी साल मिलना है तो कहीं ना कहीं उसको मैं बोलता हूँ असेट नहीं एक्सपेंस। तो मैंने चारों को समझा भी दिया और चारों को मैं ना साइमल्टेनियसली बहुत मतलब जानबूझ के कंपेयर कर रहा हूँ, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है कि असेट्स और एक्सपेंस में क्या फ़र्क होता है और लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यू में क्या फ़र्क होता है, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए एक तरह से, ठीक है। ओके, तो वैसे टारगेट तो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमें बेसिकली असेट्स, लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस का मतलब समझना था। अब लेकिन थोड़ी बहुत बात मैं अलग से कर देता हूँ, क्योंकि और भी वर्ड्स आप सुनते हो। देखिए, इनकम क्या होता है फिर, तो जब सिंपली आप रेवेन्यूज़ में से अपने एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो अगर कुछ बचता है तो वो चीज़ होती है आपकी टेक्निकली इनकम, या इनकम के अलावा कुछ लोग उसको प्रॉफिट भी बोल देते हैं। तो हालांकि इनकम और प्रॉफिट में एक हल्का सा फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है, कहीं ना कहीं इनकम में ना आपकी चाहे बिजनेस की एक्टिविटीज़ हो या और जो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड या फाइनेंसिंग से रिलेटेड, जब हम सबका इम्पैक्ट डाल देते हैं, यानी कि सारे रेवेन्यूज़ जो सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू आए हैं और जो सारे खर्चे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की एक्टिविटी से आए हो, बिजनेस एक्टिविटी या चाहे इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग की वजह से भी आए हों, तो जब हम सारे रेवेन्यूज़ और सारे खर्चों को कंपेयर करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो उसको हम बोलते हैं इनकम। और इसी इनकम को अगर हम जो है थोड़ा सा फिल्टर आउट करें और उसमें से अगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, उसके इफेक्ट को हटा दें, यानी कि उसकी वजह से जो इनकम एक्सपेंस है उसका इम्पैक्ट हटा दें, और सिंपली जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से जो इनकम्स और जो यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से जो रेवेन्यूज़ और जो एक्सपेंसेस आए हैं, केवल उसको अगर हम कंसिडर करें और फिर हमारा डिफरेंस निकालें तो उसको हम टेक्निकली बोलते हैं प्रॉफिट।
तो इनकम एक तरह से वाइडर वर्ड है, क्योंकि ये अपने अंदर उन एक्टिविटीज़ के इफेक्ट को भी जोड़ लेता है जो बिजनेस के अलावा जो एक्टिविटीज़ भी बिजनेस में चल रही होती हैं कई बार, यानी कि फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को ही कंसिडर करें और उसी से रिलेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करें आपस में, तो उसकी वजह से जो हमें डिफरेंस मिलता है उसको हम बोलते हैं इनकम नहीं, उसको हम बोलते हैं बहुत स्पेसिफिकली प्रॉफिट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये छोटे छोटे जो बारीक फ़र्क हैं जो कई बार क्लास 11-12 में खासकर पूछ भी लिए जाते हैं, तो ये आपको जो आप समझ आ रहे होंगे। और अगर आपको मैं वापस से बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली कहीं ना कहीं थोड़ी अलग लग रही है और जेन्युइनली आपको इस वीडियो से बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको एक्चुअली समझ आ रहा है, तो ज़रूर आप लाइक कर सकते हैं और कॉमेंट के थ्रू भी कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि तभी कहीं ना कहीं मुझे पता लगेगा कि हाँ, जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल है कि नहीं, आपके लिए यूज़फुल साबित हो रही है आपके लिए कि नहीं। बेसिकली मेरा पर्पज़ ये होता है बैक ऑफ द माइंड सिंपली कि मुझे अगर कोई वीडियो बनानी है तो अकाउंटिंग एक बहुत ही मैथमेटिकल सा सब्जेक्ट माना जाता है कि सिंपली फॉर्मूलेस पता होंगे तो हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। पर मैं मानता हूँ कि अकाउंटिंग एक बिजनेस सब्जेक्ट है। कॉमर्स में आप पढ़ते हो, बचपन से तो आप पढ़ते नहीं, जब आपकी एक एज हो जाती है, आप 11-12 में आते हो, तब एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक मैच्योर सब्जेक्ट है जो आप समझ सकते हो, तभी आपको 11th में डाला गया है। इसके लिए मुझे लगता है कि सिंपली आपको बिजनेस सिनेरियोज को समझना चाहिए कि बिजनेस सिचुएशन हैपन क्यों होती हैं, उससे किस तरह से विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है दोनों पार्टीज़ के लिए, जितनी भी पार्टीज़ हैं उन सब के लिए, और इवन उन दोनों पार्टीज़ के अलावा कस्टमर्स के लिए भी किस तरह से यानी कि विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। तो जब आप बिजनेस की सिचुएशंस या ट्रांजैक्शंस जो हैपन हो रही है वो क्यों हो रही है, उससे क्यों फ़ायदा मिलेगा बिजनेस को और सामने वाली पार्टी को, तो उस चीज़ को अगर आप पहले समझ लोगे तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको बाद में अकाउंटेंट के तौर पे उस चीज़ को नोट करने में। क्योंकि एक अकाउंटेंट के तौर पे ना आपको कई बार अपनी जजमेंट भी लगानी पड़ती है, और अपनी जजमेंट कोई अकाउंटेंट तभी लगा सकता है जब वो अकाउंटिंग को एक बड़े तौर पे देखे, वो इस तौर पे देखे कि अकाउंटिंग एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मतलब जो एक तरह का काम है, क्योंकि इसमें जो है हम कहीं ना कहीं बिजनेस के इंपॉर्टेंट डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि वो हम साल के अंत में प्रेजेंट कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ उन लोगों के साथ जो बिज़नेस को करोड़ों रुपए शायद जो है कहीं ना कहीं साल के अंत में देने की सोच रहे हैं। तो वो देंगे तभी अगर कहीं ना कहीं प्रॉपर डेटा उनको बन के मिलेगा। तो मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता रहा था कि अकाउंटेंट का जो जॉब है, जो काम है, अपने आप में बहुत ही क्रूशियल काम है, बहुत ही सेंसिटिव काम है, क्योंकि जब वो करेगा तो शायद उसको इतना सेंसिटिव नहीं लगेगा, उसको सिंपली लगेगा कि क्या है जो हैपन हो रहा है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर अगर रियल सेंस में वो प्रॉपर अगर अकाउंटिंग करे एक विजन के साथ कि मुझे अच्छी अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग का मतलब मुझे अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है चीज़ों की, बहुत ज़्यादा जितना मैं हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्क्लोजर दे सकता हूँ मुझे वो देना है, तो कहीं ना कहीं वो उसका जो अकाउंटेंट होने का जो एक तरह से जो उसका काम है वो तब सफल माना जाएगा अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के कहीं ना कहीं लोग इजीली डिसाइड कर पा रहे हैं और बिजनेस को समझ पा रहे हैं कि बिजनेस जो है कितने पानी में। तो वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी बन गई है, लेकिन जितना भी मैं शेयर कर सकता था ताकि आपको अकाउंटिंग एक बिल्कुल ही मैकेनिकल सा सब्जेक्ट ना लगे, एक ऐसा सब्जेक्ट लगे जिसको आपको पहले विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है और अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखना है कि आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो, और या आप एम्प्लॉई हो, या आप कस्टमर हो, या आप ऐसे बंदे हो जो सोच रहे हैं जिसके जेब में सपोज मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है, और आप लेकिन जो है सोच रहे हो कि इस बिज़नेस को मैं पैसे दूं कि नहीं। तो इस लेवल पे जब आप सोचोगे ना अकाउंटिंग को तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल्स भी इस तरह के ही होते हैं 11-12 में कि आपको सिचुएशंस दी जाती हैं और उस चीज़ को आपको अकाउंटेंट के तौर पे रिकॉर्ड करना है बुक्स में, और वो रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है, अगर आप साथ में बिजनेस की सिचुएशंस को समझना जानते हो, चीज़ें लॉजिकली जो है कहीं ना कहीं परखना जानते हो, तो वो चीज़ आपको बेटर मतलब जो है फील कराएगी और आप मतलब कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ मैं इस चीज़ को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर सकता हूँ अकाउंट्स में, और इसको यानी कि जर्नल एंट्री पास करना, अकाउंट्स में शो करना, फाइनली समराइज करके प्रॉफिट या लॉस निकालना, बैलेंस शीट बनाना। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल दिखाई जाती हैं कि यार बैलेंस शीट मैच हो गई तो बहुत बड़ी बात है, या नेट प्रॉफिट सही निकल गया, एक्यूरेट निकल गया तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अगर आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो और आप चीज़ों को सिंपली एक जॉब के तौर पे या एक बर्डन के तौर पे अगर आप ना देखो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप उस तौर पे देखो कि आप अपनी विजन थोड़ी बड़ी करो, और छोटा सा भी काम करो अगर आप, लेकिन अपनी विजन उसके साथ जोड़ लोगे जो बड़ी विजन है, तो वो आपको काम भी जो कहीं ना कहीं मीनिंगफुल लगेगा, और कहीं ना कहीं वो काम अपने आप ही इतने आप ध्यान से करोगे
कि कहीं ना कहीं वो काम में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और नॉर्मल होगा आपके लिए चीज़ों को ठीक करना। तो वो चीज़ आपको हैरान नहीं करेगी कि यार ये सही कैसे हो गई। आप सोचोगे यही कि ऑब्वियसली आपने अपना इतना एनर्जी इतना टाइम डिवोट किया, तो ऑब्वियसली ज़्यादा चांसेस यही है कि वो सही ही होना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे विजन के साथ तरीके से काम कर रहे हो। भले उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इससे जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। साल के अंत में इतने लोग इस बिज़नेस के डेटा को पढ़ेंगे और इतने मेजर डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ के, तो ऑब्वियसली जब आप ये सोचोगे तो आपको वो काम बहुत मीनिंगफुल लगेगा और बहुत सेंसिटिव लगेगा, जिसमें आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। तो शुरुआत से अगर आप ऐसे सोचोगे तो तभी जाके आगे जो है ऐसे लोग एक अच्छे प्रोफेशनल बनते हैं जिस पे लोग रिलाई कर सकते हैं। तो मुझे जितना भी आता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अपनी क्लास में भी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि मैटर ये नहीं करता कि आप कितना पढ़े लिखे हो या कितनी चीज़ें आपने फॉर्मूलेस कितने रटे हुए हैं या कितने मार्क्स आए थे आपके। आज के दौर में मैटर ये करता है कि आप ऑनेस्ट हो, आप ट्रांसपेरेंट हो, और आपके काम करने के तरीके जो हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो सिस्टम्स इन प्लेस है आपके माइंड में, वो सही हैं, सिंपल हैं और लॉजिकल हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद आप कोई भी जो इतनी अपडेशंस होती हैं, इतनी चेंजेस आते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं अंदर शॉर्ट आउट हो कहीं ना कहीं, तो फिर उसके बाद आप किसी भी नई चीज़ को भी बड़ी इजीली समझ सकते हो और आपको वो चीज़ें चैलेंजिंग नहीं लगेंगी और रेजिस्टेंस नहीं आएगी अंदर से कि कोई नई चीज़ आ गई तो अब क्या हो गया, अब कैसे समझेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप शुरुआत से इस तरह से काम करोगे कि आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करोगे, तो बेहतर करने के लिए अगर आपको कोई नई चीज़ सीखनी भी पड़ेगी तो वो चीज़ आप खुशी से सीखोगे और कहीं ना कहीं वो प्रोसेस का पार्ट ही लगेगा आपको कि हाँ यार, मैं अल्टीमेटली जो विजन के साथ मैंने शुरुआत करी थी उस विजन को पूरा करने का ये पार्ट है, एक तरह से प्रोसेस का पार्ट है। तो मुझे लगता है ये एजिलिटी जो होती है ना माइंड की, कि आप एकदम से नई चीज़ को देख के और आपको कोई बोले कि एक नई चीज़ आई है, इसको समझना पड़ेगा अगले 15 दिन लगा के, तो आप रेजिस्ट ना करो, आप उस चीज़ को जो है फ्लेक्सिबल तरीके से जो है अडॉप्ट करो, अपने आप को अडेप्ट करो उसके प्रति और वो समझ लो आप। तो ये माइंड में कहीं ना कहीं आप सॉर्ट आउट हो और मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि जो आपकी विजन है उससे आप दूर नहीं हटोगे, और उसको अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं अगर आपको हल्का फुल्का रेगुलरली अपडेट भी करना पड़े अपने आप को, तो वो आप जो उसको रेजिस्ट ना करो। तो ये चीज़ के लिए शुरुआत से एक बड़ी विजन लेके चलना ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। तो इसी के साथ जो आज की वीडियो है वो हम जो है कंप्लीट करते हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ, इसमें भी कई बार डाउट आ जाता है स्टूडेंट्स को कि एक्सपेंस और लॉस का फ़र्क क्या होता है। पहली बात तो लॉस का मतलब एक तो वही होता है कि अगर आपके टोटल रेवेन्यूज़ कम है और टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली आपका लॉस आएगा साल के अंत में। लेकिन एक लॉस का मतलब होता है कि एक्सपेंस और लॉस में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपने सपोज़ किसी को 5,000 रुपये दिए अपने एक एम्प्लॉई को, आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस वूमन हो, और सपोज़ उसने पूरे महीने काम किया, तो वो 5,000 रुपये आप किस तरह से रिकॉर्ड करोगे? वो आप रिकॉर्ड करोगे एक एक्सपेंस के तौर पे, एक्सपेंस वाली साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसको आप एक्सपेंस बोल रहे हो क्योंकि आपको वो 5,000 रुपये का बेनिफिट मिल गया है। लेकिन अगर सपोज वो 5,000 रुपये आपने दिए एम्प्लॉई को, लेकिन उसने आपके लिए काम नहीं किया, तो आप अगर कोई खर्चा करते हो लेकिन आपको कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट नहीं मिलता है, तो आप उस चीज़ को टेक्निकली एक्सपेंस नहीं बोलते हो, रिकॉर्ड एक्सपेंस साइड ही करा जाता है अभी भी, क्योंकि वो चाहे एक्सपेंस हो चाहे लॉस हो, अकाउंटिंग सेम तरीके से ही होती है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मेरे इस साल के प्रॉफिट्स को घटाते हैं। लेकिन एक्सपेंस और लॉस में बस फ़र्क ये होता है कि एक्सपेंस में क्या होता है, जो मैं खर्चा कर रहा हूँ उसका मुझे इस साल फ़ायदा जो मिलना है वो मिल जाता है। लेकिन लॉस उस चीज़ को ही मैं तब बोल देता हूँ अगर जो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं फ़ायदा वो मुझे नहीं मिलता, और सपोज मैंने यानी कि उसको 5,000 रुपये दिए और उसने मुझे काम कोई करके नहीं दिया और सिंपली वो 5,000 रुपये लेके भाग गया, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं टेक्निकली एक्सपेंस ना बोल के लॉस बोलता हूँ। तो लॉस का मतलब सिंपली यही होता है कि आपने एक्सपेंडिचर करा लेकिन उसकी वजह से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बेनिफिट, कोई सर्विस, लेकिन वो आपको नहीं मिली, तो वो चीज़ आपकी जो है लॉस हो गई। तो आई होप कि आपको लॉस और एक्सपेंस का हल्का सा जो फ़र्क है वो समझ आ गया होगा। कोई भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी अगर और कोई डाउट हो तो उस पर चाहे लंबी वीडियो बने चाहे शॉर्ट वीडियो बने, लेकिन मैं बहुत जल्द उस पर जो है वीडियो बना के डालूंगा। और अगर आपको हमारी वीडियो बनाने का जो तरीका है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं बीच बीच में और चीज़ों भी डिस्कस करता हूँ जिसकी वजह से वीडियो लंबी बनती है, पर मेरा पर्पज़ ये होता है कि जितनी भी चीज़ें रिलेटेड हैं, जिस टॉपिक के रिलेटेड हैं या उस कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड हैं, वो मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि फिर मैं वीडियो के बाद सोचूं कि मैं बता देता। इससे अच्छा है कि वीडियो चाहे थोड़ी लंबी बन जाए लेकिन वो चीज़ मैं बता ज़रूर दूं जो मुझे लगता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो वही चीज़ मैंने इस वीडियो में भी फॉलो करी है, जिसकी वजह से हमारी वीडियो करीब
26-27 मिनट की बन गई है। बहुत लंबी वीडियो मानी जाती है यूट्यूब के रिस्पेक्ट में, लेकिन आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। कैसी लगी वीडियो, चाहे अच्छी लगी चाहे बुरी लगी, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, तो वो चीज़ जो है आप बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो कि आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पे बनाऊं, तो प्रायोरिटी पे उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना सकता हूं। तो वो सारी बातें यानी कि जो भी इंटरेक्शन होनी है वो कमेंट सेक्शन के थ्रू इजीली हो सकती है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच कि आप जो अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो पूरी देखी है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।